Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on development of an insect. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट के डेवलपमेंट में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोई भी एनिमल्स हो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट जरूर होगा। अब कोई भी एनिमल हो उसमें डेवलपमेंट जो होता है उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्री नटल डेवलपमेंट, पोस्ट नटल डेवलपमेंट। तो आज के इस व्याख्यान में प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मुख्य बिंदु जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर एक तो इंसेक्ट के अंडे की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एग। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद में इस अंडे के अंदर क्लीवेज कैसे होता है, और क्लीवेज होता है उसी दौरान इसमें ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, इसलिए क्लीवेज की जो इवेंट है वो एक तरह से ब्लास्टुलेशन की इवेंट भी है। और क्लीवेज के बाद में गैस्टुलेशन की इवेंट होती है जिसके अंदर गैस्टुला की फॉर्मेशन होती है, और गैस्टुला बनने के बाद में इसके अंदर जर्म लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये जर्म लेयर्स जो होती है वो फिर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है। लेकिन इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंटल प्लान पर आधारित होती है। पूर्व के व्याख्यान में जैसे आपने देखा कि इंसेक्ट की बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड की फॉर्मेशन भी 6 सेगमेंट से होती है, थोरैक्स की फॉर्मेशन 3 सेगमेंट से होती है, और एब्डोमेन की फॉर्मेशन 11 सेगमेंट से होती है। तो इंसेक्ट का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर टोटल 20 सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सेगमेंट बनने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है सेगमेंटेशन। तो आज के इस व्याख्यान में इन 4 पहलुओं पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, प्रोसेस ऑफ गैस्टुलेशन और प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन। फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एग। ये डायग्राम एक इंसेक्ट के एग का दिखाया है। इसमें इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं वो योग की अमाउंट की बेसिस पे पॉलीलेसिथल प्रकार के होते हैं, लेकिन योग के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे ये सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें अंडे का सेंटर वाला जो पार्ट है ये योग से भरा हुआ है और इस योग के चारों ओर साइटोप्लाज्म उपस्थित है। तो इस तरह के जो अंडे होते हैं वो केंद्र पित्त के अंडे या सेंट्रोलेसिथल अंडे कहलाते हैं। सेंट्रोलेसिथल एग्स आर दोज एग्स इन विच yolk इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। अब इंसेक्ट के अंडे दिखने बहुत छोटे हैं, राई के दाने से भी छोटे हैं, लेकिन पूरे अंडे में योग भरा हुआ है, इसलिए योग की अमाउंट की बेसिस पे ये अंडे पॉलीलेस्थल हैं, योग के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे ये सेंट्रोलेस्थल हैं। अब इंसेक्ट के जितने भी अंडे होते हैं इनमें सबसे बाहर कोरियन का आवरण होता है जो कि काइटिन का बना होता है। कोरियन के भीतर विटेलाइन झिल्ली होती है जो एक तरह की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, और विटेलाइन झिल्ली के भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इन अंडों में एनिमल पोल के ऊपर सूक्ष्म अपर्चर पाए जाते हैं जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल की संख्या जनरली 1 होती है, लेकिन कुछ इंसेक्ट में 1 से ज़्यादा भी माइक्रोपाइल हो सकता है। अब इस अंडे का ये वाला जो पार्ट है ये तो एनिमल पोल है, माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है दिस इज एनिमल पोल, और इसका ये जो पार्ट है दिस इज वेस्टल पोल। अब ये जो अंडे हैं ये एक तरह से सेम के बीज के समान होते हैं। जिस तरह किडनी की आकृति होती है सेम के बीज के जैसी आकृति होती है, उस तरह की इनकी शेप और साइज होती है। और इन अंडों का ये आउटर पार्ट जो होता है ये उत्तल है, यानी कॉन्वेक्स टाइप का,
और भीतर वाला जो पार्ट है ये कॉनकेव होता है, यानी अवतल प्रकार का। अब ये भीतरी जो पार्ट है इसमें ये छोटी कैविटी पाई जाती है, कॉनकेविटी पाई जाती है। इस कॉनकेविटी को हाइलम बोलते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के अंडे की। तो इंसेक्ट का अंडा पॉलीलेस्थल है, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर सेंट्रोलेस्थल है। इसमें सबसे बाहर काइटिन का आवरण है, कॉरियन। कॉरियन के नीचे विट्लाइन झिल्ली है, विट्लाइन झिल्ली के नीचे प्लाज्मा झिल्ली है, और इसके एनिमल पोल पे एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसका आउटर सरफेस कॉन्वेक्स है, भीतरी सरफेस कॉनकेव है, और इस कॉनकेविटी में जो सेलो डिप्रेशन जो बनता है इसको हाइलम के नाम से जाना जाता है। अब इंसेक्ट में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म जो होते हैं वो इस माइक्रोपाइल के थ्रू प्रवेश करते हैं। इस माइक्रोपाइल के थ्रू स्पर्म इस अंडे के अंदर प्रवेश करता है। तो यहां पर बाकी काइटिन का जो आवरण है वो थर्ड है, और इंसेक्ट के स्पर्म में काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम नहीं होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म की जो एंट्री होगी वो इस माइक्रोफाइल के थ्रू ही होगी। और कई बार इस तरह का फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसको मैकेनिकल फर्टिलाइजेशन के नाम से या यांत्रिक निषेचन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें कोई मैकेनिकल फोर्स का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इंसेक्ट को माइक्रोपाइल तक जाना पड़ेगा और माइक्रोपाइल के थ्रू इन शुक्राणुओं की एंट्री होती है। अब ये स्पर्म अंदर एंटर करेंगे और मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा और डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में इसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज क्लीवेज, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इंसेक्ट में जो क्लीवेज की जो प्रक्रिया है बहुत ही आश्चर्यजनक होती है, बहुत ही डाइवर्स प्रकार की है, और इसको मैं एक एक डायग्रामेटिकली जैसे एक्सप्लेन करूँगा। अब ये मान लिया अंडा है, ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस इन दोनों का फ्यूजन हो गया है और इनके फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बन चुका है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बन चुका है। अब इसमें क्या होगा, केवल केंद्रक में डिवीजन होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर पहला डिवीजन होगा, 1 से 2 केंद्रक बन गए, जबकि बाकी एनिमल में अपन देखा पूरा अंडा डिवाइड हो रहा है, पूरा जाइगोट डिवाइड हो रहा है। जैसे मेंढक का केस है, मान लिया एम्फियोक्सिस का केस है, तो उसमें पहला क्लीवेज हो रहा है तो पूरा अंडा एनिमल पोल से वेस्टल पोल की तरफ डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर अंडा डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो पहला डिवीजन होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसका बाद सेकंड डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, 2 से 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर तीसरा डिवीजन होगा, 4 से 8 केंद्रक बन जाएंगे। फिर चौथा डिवीजन होगा, 8 से 16 केंद्रक बन जाएंगे। और इसके बाद में ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन न्यूक्लियस का चलता रहेगा। और ये रैपिड जो मल्टीप्लिकेशन है अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग लेवल है। कुछ इंसेक्ट में 8 डिवीजन तक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कई बार 24 क्लीवेज तक ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और हजारों की संख्या में केंद्रक बन जाता है। तो स्टार्टिंग के जो 7-8 जो क्लीवेज हैं वो होते हैं सिनकॉनस, यानी सारे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। बाद में हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियस डिवाइड हों, कुछ न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हों। तो सिनकॉनस जो डिवीजन होता है ये बाद की प्रावस्थाओं में एसिनकॉनस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 से 2 केंद्रक बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, और ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है, मल्टी सेलुलर स्टेज नहीं है, बहुकेंद्रिक ये प्रावस्था है, सिंसिशियल स्टेज है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस तो बन गए लेकिन जाइगोट अभी भी एक ही है, और जाइगोट के अंदर ये न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस बने, इन न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट करता है, परिधि की तरफ माइग्रेट करता है, या विट्लाइन झिल्ली के जस्ट नीचे जो एक्टोप्लाज्म जो एरिया है, पेरिफेरल रीजन है, वहाँ पर ये माइग्रेट करते हैं। जो न्यूक्लियस परिधि की तरफ माइग्रेट करते हैं उन न्यूक्लियस को एनर्गिड्स के नाम से जाना जाता है।
ऊर्जक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मोमेंट करने की एनर्जी है। तो यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस बने, इनमें से कुछ न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट करेंगे और परिधि पर माइग्रेट करने वाले जो न्यूक्लियस हैं इनको अनर्गिड्स के नाम से जाना जाता है। जो केंद्रक सेंटर में रह गए, जो माइग्रेट करके नहीं गए हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी विटल ऑफ हैक। अभी इस स्टेज में दो तरह के न्यूक्लियस आप देख रहे हो। जो परिधि की तरफ चले गए ये तो कहलाएंगे अनर्गिड्स, और जो न्यूक्लियस सेंटर में रह गए ये कहलाते हैं प्राइमरी विटल ऑफ हैक। अब आगे की चेंजिंग में क्या होगा, परिधि में जो न्यूक्लियस है ये लगातार मल्टीप्लाई होते रहता है। प्राइमरी विटल ऑफ हैक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब इनका डिवीजन एक तरह से स्टॉप हो गया है, डिवीजन एक तरह से सीज हो गया है, लेकिन परिधि में जो अनर्गिड्स हैं, इन अनर्गिड्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और पूरे अंडे की सरफेस में प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे सैकड़ों की संख्या में न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं। अब इन न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इन्वेजिनेशन होता है, और प्लाज्मा झिल्ली के इन्वेजिनेशन से क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर बन जाते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने व्हाइट लाइन में ये कंपार्टमेंट बताए। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर यॉक है वो सराउंडेड है। अब यही कंपार्टमेंट आगे चलकर कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, परिधि में जो न्यूक्लियस बने, इनमें से कुछ न्यूक्लियस वापस सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है। इनको मैंने येलो कलर से जैसे इंडिकेट किया है। तो कुछ न्यूक्लियस पेरीफेरी से वापस सेंटर की तरफ माइग्रेट करते हैं, और ये केंद्रक जो परिधि से केंद्र की तरफ माइग्रेट करके आ रहे हैं, इन केंद्र को बोलते हैं सेकेंडरी विटल ऑफ हैक। अब इस स्टेज में तीन तरह के न्यूक्लियस आप देख रहे हो। परिधि में जो प्रेजेंट है ये तो अनर्गिड्स हो गए। सेंटर में जो न्यूक्लियस पहले से मौजूद हैं, जो माइग्रेट करके नहीं गए हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी विटल ऑफ हैक, प्राइमरी विटल ऑफ हैक। और जो न्यूक्लियस परिधि से माइग्रेट करके आए हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी विटल ऑफ हैक। अब यहाँ पर प्राइमरी विटल ऑफ हैक और सेकेंडरी विटल ऑफ हैक ये न्यूक्लियस के रूप में है, इनके चारों ओर कोशिकाएं नहीं बनी है, लेकिन अनर्गिड्स जो पेरीफेरी में मौजूद थे ये कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो स्टेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्टेज मल्टीसेलुलर भी है, क्योंकि परिधि पर कोशिकाएं बन चुकी है, और इस अंडे का सेंटर वाला जो पार्ट है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी है। तो हाइब्रिड टाइप की स्ट्रक्चर है। इसकी जो पेरीफेरी में जो सेलुलर लेयर है दैट इज मल्टीसेलुलर, और अंडे का जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये स्टेज मल्टीसेलुलर भी है और सिंसिशियल टाइप की पे है। अब यहाँ पर विटेलो फैग में नाम से स्पष्ट है, विटेलो, विटेलो मीन्स यॉक, फैग मीन्स फैगी, यानी ये जो न्यूक्लियस होंगे इनका मेन काम होता है यॉक को डिजोल्व करना, यॉक को डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में लेना। तो विटेलोफैग है वो विटेलोफैगी से शब्द है ये डेराइव हुआ है। अब इसमें क्या होगा, परिधि में जितने भी न्यूक्लियस थे वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, और पहले जो परिधि में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी वो अब मल्टी सेलर स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और परिधि में जितनी भी सेल्स हैं उनकी शेप और साइज लगभग एक जैसी होती है। अब क्या होगा, इस स्टेज का जो वेस्टर्न पोल वाला जो पार्ट है, ये तो ऊपर एनिमल पोल हो गया या इंटीरियर पार्ट, ये हो गया इसका पोस्टीरियर पार्ट। अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं की आकृति चेंज होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी सेल की शेप और साइज एक जैसी है, लेकिन अब इसका जो वेस्टर्न पोल वाला जो पार्ट है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, इस पार्ट की कोशिकाएं या तो फ्लास्क के जैसी हो जाती है, या बॉटल शेप हो जाती है, या पिरामिड के समान हो जाती है, या शंकुरूपी हो जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर सेल की शेप चेंज हो रही है, सेल बिकम्स पिरामिडल, सेल बिकम फ्लास्क शेप,
सेल बिकम बॉटल शेप और सेल बिकम कॉनिकल शेप। अब इन कोशिकाओं का चौड़ा सिरा जो होगा वो तो बाहर की तरफ होगा और संकरा सिरा जो होता है वो भीतर की तरफ होता है। जिस तरह कॉनिकल फ्लास्क होता है अपने केमिस्ट्री में लैब में, तो फ्लास्क के ऊपर वाला जो फनल है वो तो संकरा है, नीचे का बेसमेंट पार्ट है वो चौड़ा है। तो ये कोशिकाएं फ्लास्क के आकार की हो जाएगी। इस फिगर में आप देख रहे हो और ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर इन कोशिकाओं का इंटीरियर जो पार्ट है ये तो संकरा है, इसका बाहर वाला जो भाग है ये थोड़ा चौड़ा है और ये कोशिकाएं दिखने में शंकुरूपी दिखाई दे रही है या फ्लास्क के समान दिखाई दे रही है या पिरामिड के समान दिखाई दे रही है या बॉटल शेप दिखाई दे रही है। अब ये फ्लास्क जैसी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोलते हैं जर्म बैंड। तो इस एम्ब्रियो के वेस्टल पॉल की जो सेल्स हैं वो पिरामिड के समान हो गई और इन कोशिकाओं का ये जो झुंड है ये झुंड अब क्या कहलाता है, जर्म बैंड। और बाकी की जो कोशिकाएं हैं उनकी आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सेलुलर कहलाती है ब्लास्टोडर्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो तरह का डिमार्केशन आपको देखने को मिल रहा है। एक तो फ्लास्क युक्त कोशिकाएं, फ्लास्क की आकृति की कोशिकाएं जर्म बैंड, और नॉर्मल जो सेल्स थी ये कहलाती है ब्लास्टोडर्म। अब ये जर्म बैंड ये आगे चलकर इंसेक्ट के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। जर्म बैंड लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, जबकि ब्लास्टोडर्म जो होती है ये इसकी भ्रूण की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है जिसमें सिरोसा है, एमनियन है, उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशंस करेगा। अब यहाँ तक डेवलपमेंट जब हो जाता है तो ये स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला। और क्लीवेज का मेन मकसद यही होता है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना और जाइगोट को ब्लास्टुला में कन्वर्ट करना। अब हालांकि इसमें ब्लास्टोसील जैसी कोई कैविटी नहीं है, बाकी इंसेक्ट में तो आप देखते हो एम्फियोक्सिस में जैसे कंप्लीट ब्लास्टोसील बनती है, मेंढे के अंडे में हाफ पार्ट में ब्लास्टोसील बनती है। अब यहाँ पर ब्लास्टोसील जैसी कोई कैविटी इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला। तो अंडे की स्ट्रक्चर मैंने आपसे चर्चा कर ली, क्लीवेज की आपसे चर्चा कर ली, और क्लीवेज के दौरान इस ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा, और ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है उस दौरान फॉर्मेटिव मोमेंट होती है, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट होती है, निर्माणकारी गतियाँ होती है, आकार जननी की गतियाँ होती है। और ये जो मोमेंट होती है ये कई तरह की होती है, इन्वोल्यूशन के रूप में होती है, डीलैमिनेशन के रूप में होती है, प्रोलिफरेशंस के रूप में होती है। तो इस गैस्ट्रुलेशन से पहले ये ब्लास्टोडर्म का फैट मैप ये मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा। फैट मैप, इसको भविष्य आरेख भी बोलते हैं। फैट मैप ब्लास्टुला की वो एरियाज होती है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि इसका कौन सा पार्ट आगे चलकर किस अंग का निर्माण करेगा या किस रचना में वो कन्वर्ट होगा। तो ये ब्लास्टोडर्म है, वही सेम डायग्राम। अब इसके अंदर आप देख रहे हो इसका ये जो पार्ट है ये आगे चलकर स्टोमोडियम बनाएगा। स्टोमोडियम यानी आहार नल का अग्रभाग। ये जो पार्ट है ये आगे चलकर प्रोक्टोडियम बनाता है। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट है, स्टोमोडियम, मेसेंट्रोन, प्रोक्टोडियम। तो ये जो पार्ट है आगे चलकर स्टोमोडियम में कन्वर्ट होगा, ये जो पार्ट है आगे चलकर प्रोक्टोडियम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस पार्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोक्टोडियम। और ये जो ब्लास्टोडर्म है ये आगे चलकर भ्रूण में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी। और जो ब्लास्टोडर्म थी ये ब्लास्टोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पार्ट है ये आगे चलकर हेड की एक्टोडर्म का निर्माण करता है। ये जो पार्ट है ये डोर्सल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण करता है। तो ये एक सिंपल फैट मैप है इंसेक्ट का।
अब इस जर्म बैंड में अब यहां पर क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा, अंतर्वलन होगा। इन्वेजिनेशन होगा तो ये आप देख रहे हो, ये जो जर्म बैंड की सेल्स है ये भीतर आ गई। भीतर आने के बाद में इस इन्वेजिनेशन के जो ये फोल्ड है, ये फोल्ड आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इनके फ्यूजन से अब ये एक कंटिन्यूअस लेयर बन गई पूरे एम्ब्रियो के चारों ओर, कंटिन्यूअस लेयर। ये लेयर कहलाती है सीरोशा। और भीतर जो लेयर बनी है ये लेयर कहलाती है एमनियन। अब इसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही है, आप देख रहे हो। एक लेयर तो इसमें मेम्ब्रेन है वो एमनियन बन गई, दूसरी जो है सीरोशा बन गई। अब एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी है इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक गुहा। और ये जर्म बैंड की सेल्स है। ये जर्म बैंड की सेल्स आगे चलकर भ्रूण की फॉर्मेशंस करेगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस करेगी। और जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, इन्वोल्यूशन का प्रोसेस होता है, डिलेमिनेशन का प्रोसेस होता है, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होता है। ये सारी मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट है। और मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट के दौरान ये मैंने इसी का वर्टिकल जैसे डायग्राम मैंने दिखाया है। इसके अंदर ये गैस्ट्रुलर ग्रूव बन रही है। इस खांच को आप आर्केंट्रॉन की जैसे खांच होती है उस खांच के जैसे इसको मान सकते हो। इसका ये जो अपर पार्ट है ये एंडोडर्म में कन्वर्ट होगा, इसका ये जो पार्ट है ये मेसोडर्म में कन्वर्ट होगा, और सबसे बाहर जो आवरण रह जाता है वो आगे चलकर एक्टोडर्म में कन्वर्ट होता है। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान इस एम्ब्रियो के अंदर एक्टोडर्म बन जाती है, मेसोडर्म बन जाती है, एंडोडर्म बन जाती है। अब इंसेक्ट का जो गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टिपिकल है, और एनिमल्स की तुलना में समझने की दृष्टि से थोड़ा टिपिकल है। अब इसमें एक्टोडर्म जो होती है ये बॉडी के आउटर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जिसमें स्किन है, जैसे कंपाउंड आई है, एंटीना है, माउथ पार्ट्स का पार्ट है, स्टोम्बोडियम का पार्ट है, प्रोक्टोडियम का पार्ट है, उसकी फॉर्मेशंस करेगी। मेसोडर्म के द्वारा मसल्स बनती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बनते हैं, टांगों की मांसपेशियां बनती है। एंडोडर्म के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित रचनाएं बनती है, ट्रैकियल सिस्टम बनता है। तो ये जितने भी जर्म लेयर होती है इससे आगे चलकर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है गैस्ट्रुला का। तो यहाँ पर ये तो फिगर हो गया ब्लास्टुला का, ये फिगर हो गया ब्लास्टुला के फैट मैप का, और ये फिगर हो गया गैस्ट्रुला का। अब गैस्ट्रुला की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो जिन एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होती है वो तो कहलाते हैं ट्राइडर्मिक या टिप्लोब्लास्टिक। उसके अंदर एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। जिस गैस्ट्रुला में 2 लेयर होती है वो कहलाते हैं डाइडर्मिक, और डाइडर्मिक में एक्टोडर्म मिलेगी, एंडोडर्म मिलेगी, मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। और इंसेक्ट का जो गैस्ट्रुला है ये टिप्लोब्लास्टिक टाइप का होता है। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही जर्म लेयर्स हैं, ऊपर जट है। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद में इसमें फिर ब्लास्टोकाइनेसिस होगा, और ब्लास्टोकाइनेसिस के बाद में फिर सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो ब्लास्टोकाइनेसिस है वो एक तरह से जर्म बैंड की सेल्स की मोमेंट है, अंदरूनी मोमेंट है, अंदर होने वाली एक तरह की हलचल है। और ये ब्लास्टोकाइनेसिस इंसेक्ट में 2 तरह का होता है। एक तो एनाट्रेपिस, दूसरी मोमेंट होती है इसके अंदर कैटाट्रेपिस। ये दोनों मोमेंट मैंने अलग अलग कलर से दिखाई है, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में। एनाट्रेपिस में तो क्या होगा, जर्म बैंड की जो सेल्स हैं या जर्म बैंड से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियो यॉक के अंदर सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि पूरा अंडा जो है वो यॉक से भरा हुआ है। अंडे का जितना भी 90% पार्ट है ये यॉक से फिलअप है। तो एम्ब्रियो जो ब्लास्टोडर्म से बन रहा है वो एम्ब्रियो इस यॉक के अंदर सस्पेंड हो जाता है, उसके अंदर धंस जाता है, और एम्ब्रियो के सस्पेंशन की ये जो मोमेंट होती है ये मोमेंट कहलाती है एनाट्रोपिस। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, इसके कुछ सर्टेन
ऑर्गेन फॉर्मेशन की जो एरिया होती है ये एंटीरियर पार्ट की तरफ मूवमेंट करती है, और ये जो मूवमेंट होती है ये कहलाती है कैटाट्रैकिस। तो अंडे के अंदर ही एम्ब्रियो का सस्पेंशन हो रहा है, एम्ब्रियो के कुछ पार्ट का अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ब्लास्टोकाइनेसिस की इवेंट यहाँ पर होती है। और ब्लास्टोकाइनेसिस के बाद में फिर इसमें होता है सेगमेंटेशन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसकी पूरी बॉडी सेगमेंटल प्लान पर आधारित है, और एक इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 20 सेगमेंट से बनती है, एम्ब्रियो के 20 सेगमेंट से बनती है। अब इस स्टेज के बाद में इसके अंदर सेगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और सेगमेंटेशन में इंसेक्ट के एम्ब्रियो में टोटल 20 सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहले जो 3 सेगमेंट हैं इसको तो प्रोसिफेलॉन बोलते हैं, 1 से 3 तक, और उसके बाद का जो पार्ट है वो ट्रंक रीजन कहलाता है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, इस एम्ब्रियो का हेड रीजन है, ट्रंक रीजन है। हेड के अंदर 1 से 3 सेगमेंट है, ट्रंक में 4 से लेकर 20 सेगमेंट है। अब इस ट्रंक रीजन में भी 3 डिमार्केशंस बनेंगे। ट्रंक के आगे के 3 सेगमेंट यानी चौथा, पांचवा, छठा, ये कहलाते हैं ग्नेथोसिफेलॉन। तो प्रोसिफेलॉन के 3 सेगमेंट 1 से 3 और ग्नेथोसिफेलॉन के 3 सेगमेंट 4 से 6, ये मिलके बनाते हैं हेड। इसलिए हेड की जो फॉर्मेशन है वो 6 सेगमेंट से होती है। हेड के अंदर 6 स्कलराइट हैं, माउथ पार्ट्स में 6 रचनाएं हैं, हेड के अंदर 6 सिलोमिक स्पेस होते हैं, हेड के अंदर 6 गैंग्लियन होते हैं, 3 जोड़ी गैंग्लियन होते हैं, और इसके बाद में 7 से 9, 7, 8, 9 ये 3 सेगमेंट बनाते हैं थोरैक्स, और 10 से 20 सेगमेंट यानी लास्ट के जो 11 ये बनाते हैं एब्डोमेन। तो पूरे इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड की फॉर्मेशन 3 सेगमेंट से हो रही है, 6 सेगमेंट से हो रही है। थोरैक्स की फॉर्मेशन 3 सेगमेंट से हो रही है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और एब्डोमेन की फॉर्मेशन 11 सेगमेंट से हो रही है। और एब्डोमेन के लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको गोनेपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। और एब्डोमेन के टर्मिनल एंड से सूक्ष्म सेंसोरी फिलामेंट निकला रहता है, जिसको सरसाई के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस कैसे होगा, ये इन 4 फिगर के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एम्ब्रियो की स्टार्टिंग फेज है, सेगमेंटेशन की प्रारंभिक स्टेज, और इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये कहलाता है प्रोसिफेलॉन, और इसमें 2 ये सींग जैसी रचनाएं होती है, इसको हॉर्न बोलते हैं। हालांकि हॉर्न कोई सेगमेंट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। ये वाई शेप रचना बन जाती है और ऊपर ये सींग के जैसे उभार है, इस उभार को बोलते हैं हॉर्न। लेकिन हॉर्न जो है ये कोई सेगमेंट नहीं है, ये बात आपके ध्यान में रहे। अब क्या होगा, इसमें आप देख लो, हाँ, पहले जो 3 सेगमेंट इनको बोलते हैं प्रोसिफेलॉन, और 4, 5, 6 इसको बोलते हैं ग्नेथोसिफेलॉन। तो 6 सेगमेंट से हेड की जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसमें आप देख रहे हो, लेब्रम बन रहा है, एंटीना बन रही है, इंटरकलर सेगमेंट है, इसका मैंडिबल बन रहा है, मैक्सिला बन रही है, लेबियम बन रही है। तो यहाँ पर मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम ये तो 3 सेगमेंट है ग्नेथोसिफेलॉन के, और ऊपर वाले जो 3 हैं ये कहलाते हैं प्रोसिफेलॉन। तो 3 प्रोसिफेलॉन प्लस 3 ग्नेथोसिफेलॉन, इन मिलके 6 से मिलके क्या बनेगा, हेड कैप्सूल। इसके बाद में फिर जो सेगमेंट है ये थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। अब और आगे जब चलेंगे अपन, और इसके अंदर सेगमेंटेशन क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लेब्रम डेवलप हो चुका है, माउथ यहाँ पर डेवलप हो रहा है, एंटीना डेवलप हो रही है, मैंडिबल डेवलप हो रहे हैं, मैक्सिली डेवलप हो रही है, लेबियम डेवलप हो रही है। इसके बाद में थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 सेगमेंट थोरैक्स के डेवलप हो रहे हैं, और थोरैक्स के बाद में ये एब्डोमेन डेवलप हो रहा है। ये फाइनल स्टेज है, और फाइनल स्टेज में आप देख रहे हो
लेब्रम डेवलप हो चुका है, माउथ डेवलप हो चुका है, एंटीना डेवलप हो रही है, मैंडिबल डेवलप हो रहा है, मैक्सिला डेवलप हो रही है, लेबियम डेवलप हो रही है, और ये आगे का जो पार्ट है ये हेड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हेड की फॉर्मेशन में 3 सेगमेंट प्रोसेफेलॉन प्लस 3 सेगमेंट ग्नेथोसेफेलॉन। इसके बाद में 7, 8, 9 ये बना रहे हैं थोरैक्स। 7वें सेगमेंट से प्रोथोरैक्स बनेगा, 8वें सेगमेंट से मीजोथोरैक्स बनेगा, 9वें सेगमेंट से मेटाथोरैक्स बनेगा, और प्रत्येक सेगमेंट में एक एक जोड़ी टांगे हैं वो डेवलप होती है। ये यहाँ पर टांगे रिप्रेजेंट करी है मैंने। तो इंसेक्ट में 3 जोड़ी टांगे होती है, इसलिए इनको हेक्सापोड के नाम से जाना जाता है। और पंखों वाले जो इंसेक्ट होंगे उनके अंदर 2 जोड़ी पंख भी बनेंगे। विंगलेस इंसेक्ट होंगे उसमें केवल टांगी बनेगी, पंखों का उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। और थोरैक्स के बाद में लास्ट के जो 11 सेगमेंट है, यानी 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक, ये आगे चलकर एब्डोमेन की फॉर्मेशंस करते हैं। और एब्डोमेन की जो रचना होती है वो कई बार टेलीस्कोपिक टाइप की होती है, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 सेगमेंट है वो अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, अंदर धंसे रहते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है, एग लेइंग होती है, उसमें ये इवर्ट होके बाहर आ जाते हैं। तो एब्डोमेन की स्ट्रक्चर है वो टेलीस्कोपिक टाइप की है। और उधर के जो अंतिम खंड होंगे वो बाह्य जननांगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेगमेंटेशन की फाइनल स्टेज। और अब इसमें आप देख रहे हो बॉडी के 3 पार्ट डेवलप हो गए, हेड बन गया, थोरैक्स बन गया, एब्डोमेन बन गया। अब ये सारी इमेजिनल डिस्क हैं सभी। अब यहाँ पर ऑर्गन नहीं बना है, कंपाउंड आई नहीं बनी है, मैंडिबल्स नहीं बने हैं, ये सारी इमेजिनल डिस्क हैं। अब इसमें मान ली एंटीना वाली है तो इससे आगे चलकर एंटीना में बनेगी। मैंडिबल वाला जो पार्ट है ये आगे चलकर मैंडिबल में कन्वर्ट होगा। टांगे वाले पार्ट है ये आगे चलकर टांगे में कन्वर्ट होगा। अब ये इमेजिनल डिस्क हैं, इसके अंदर इंडक्शन का प्रोसेस होता है, कॉम्पिटेंस का प्रोसेस होता है, अलग अलग जीन यहाँ पर फंक्शन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये आगे चलकर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो संपादित होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, लार्वा बनेगा। लार्वा होता है वो अंडे के कवच को तोड़कर बाहर निकलता है, यह घटना कहलाती है हैचिंग या एक्लोजन। लार्वा फिर कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर, प्यूपा फिर कन्वर्ट होता है अडल्ट के अंदर। तो ये परिवर्तन की स्टेजेस होती है, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। अब अलग अलग इंसेक्ट में कई बार ये चारों स्टेजेस देखने को मिलेगी, उसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कुछ में एक स्टेज एब्सेंट होती है, वो फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसमें एक अपना व्याख्यान टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस पे भी बनेगा, एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ लार्वा पे बनेगा, एक क्वेश्चन टाइप ऑफ प्यूपा पे बनेगा। लेकिन ये जो पार्ट है ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। और यहाँ पर जो मैंने आपसे शेयर किया है ये है प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी लार्वा से पहले की स्टेज। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान। और एक बार मैं फिर इसको संक्षेप में ब्रीफ में कर दूं। इंसेक्ट के अंडे पॉलीलेस्टल होते हैं, सेंट्रोलेस्टल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन केस में स्पर्म इस माइक्रोपाइल के द्वारा एंटर करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और सैकड़ों की संख्या में केंद्रक बन जाएंगे, कोशिकाएं नहीं बनी है। इनमें से कुछ केंद्रक परिधि की तरफ माइग्रेट करते हैं, इनको अनर्गिड्स बोलते हैं। कुछ केंद्रक सेंटर में रह जाते हैं, वो प्राइमरी विटिलोफेक कहलाते हैं। अब परिधि पे अनर्गिड्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा और उसमें से कुछ केंद्रक वापस सेंटर की तरफ माइग्रेट करेंगे, जिनको सेकेंडरी विटिलोफेक बोलते हैं। अब इसमें 3 तरह के न्यूक्लियस आप देख लो, परिधि में रेड कलर में अनर्गिड्स हैं, नीले रंग में जो हैं ये प्राइमरी विटिलोफेक हैं, येलो कलर में जो दिखाए हैं ये सेकेंडरी विटिलोफेक हैं। अब इसकी वेस्टल पोल का जो पार्ट होगा इसमें कोशिकाओं की आकृति चेंज हो जाती है और ये कोशिकाओं का जो झुंड होता है ये आगे चलकर जर्म बैंड में कन्वर्ट होगा और बाकी की जो सेल्स हैं ये ब्लास्टोडर्म में कन्वर्ट होती है। जर्म बैंड से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है
और ब्लास्टोडर्म से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जो इंसेक्ट में सीरोसा के रूप में मिलती है और एमनियन के रूप में मिलती है। ये ब्लास्टोडर्म का फैट मैप मैंने यहाँ पर दिखाया। इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ब्लास्टोडर्म से एम्ब्रियो बनता है, इसमें इन्वेजिनेशन होता है, एमनियन झिल्ली बनती है, एमनियोटिक कैविटी बनती है, बाहर का जो आवरण होता है ये सीरोसा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपने मैमल्स के कॉरियन के समान भी मान सकते हैं क्योंकि अपने ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी एमनियन होता है, एमनियोटिक कैविटी होती है, सबसे बाहर कॉरियन होता है। अब ये जो कैविटी है इसके अंदर योग फिलअप है, उस योग को ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे जो जो डेवलपमेंट होगा। उसके बाद गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होगी, गैस्ट्रुला के बाद में ब्लास्टोकाइनेसिस होता है, फिर इसके अंदर सेगमेंटेशन होता है। और इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो एम्ब्रियो में 20 सेगमेंट है। पहले जो 6 सेगमेंट हैं वो हेड की फॉर्मेशन करेंगे 1 से 6, फिर 7, 8, 9 नंबर के जो सेगमेंट हैं वो थोरैक्स की फॉर्मेशन करेंगे और 10 से 20 नंबर तक के जो सेगमेंट हैं वो आगे चलकर एब्डोमेन की फॉर्मेशंस करेंगे। और यहाँ पर इमेजिनल डिस्क जो होती है वो बन जाती है। प्रत्येक इमेजिनल डिस्क आगे चलकर अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेन्स के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन ये जो टारफोस में ट्रांसफॉर्मेशन है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, इसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर संपादित होता है, कॉम्पिटेंस का प्रोसेस यहाँ पर संपादित होता है, डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपादित होती है। तो वो आगे का जो पार्ट है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये मैं अगले व्याख्यान में आपसे शेयर करूँगा और इसमें 3 अलग अलग व्याख्यान में के रूप में मैं आपसे शेयर करूँगा। लार्वा की स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ लार्वी, प्यूपा की स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्यूपी और फिर मेटामॉर्फोसिस की टाइप। तो ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन ये चैप्टर हैं कंपटीशन की दृष्टि से, आपके एनुअल एग्ज़ाम की दृष्टि से। और फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप निसंकोच हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर क्वाइट लिसनिंग ऑफ दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।